शुभ प्रभात मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परावैद्युत पदार्थ। क्या होता है परावैद्युत पदार्थ? तो हमने पिछला चैप्टर जो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पर भी इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था। वहाँ पर भी हमने परावैद्युत पदार्थ पढ़ा था। याद कीजिए, तो वहाँ पर क्या पढ़ा था हमने परावैद्युत पदार्थ, और कहाँ पढ़ा था? तो कूलाम के नियम आने के थोड़े समय बाद, है ना। कूलाम का नियम जब हम पढ़ते हैं तो के की वैल्यू जो होती है 1/4πε0, वहीं पर हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो क्या था वहाँ डिफिनीसन, वही डिफिनीसन यहाँ भी होगा। हम इस परावैद्युत पदार्थ की पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे। वहाँ केवल डिफिनीसन लिखकर छोड़ दिया था, यहाँ उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो कैसे बिहेव करता है, वो सब यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं, हेडिंग हमारा क्या रहेगा? डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डालिए हेडिंग, डाइइलेक्ट्रिक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, है ना, परावैद्युत पदार्थ। लिखिएगा डिफिनीशन इसका। वैसे पदार्थ जो विद्युत प्रवाह का विरोध करते हों परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जो विद्युत प्रवाह का विरोध करते हों क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ। ओके, अब देखिए, ये जो परावैद्युत पदार्थ होता है जो विद्युत प्रवाह का विरोध करेगा उसको हम बोलेंगे। अब सोचो क्या है, कौन सा पदार्थ है जो विद्युत प्रवाह का विरोध करता है? चालक और कुचालक में से। तो अब सी बात है, अब क्या कहोगे कि कुचालक विद्युत प्रवाह का विरोध करता है, चालक में तो विद्युत प्रवाह होता है ना। तो लिखिएगा नीचे नोट डाल करके लिखिएगा, परावैद्युत पदार्थ कुचालक होते हैं। नोट डाल के लिख लीजिएगा, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? कुचालक। ठीक है। अब सोचो, कोई परावैद्युत पदार्थ है या कोई भी पदार्थ है दुनिया में, वो किस चीज़ से बना हुआ है? वो सब बना हुआ है धनावेश और ऋणावेश से मिलकर के। हम जानते हैं अंदर में कुछ भी होगा, मटेरियल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। इलेक्ट्रॉन होगा तो नाभिक में कौन होगा? प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। तो सोचिए कि सारा का सारा ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो सब किस किस चीज़ से बने हुए हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो परावैद्युत पदार्थ है ये भी बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसका मतलब है कि इसके भीतर भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे ना। अब देखो क्या होगा कि जो परावैद्युत पदार्थ होगा उसमें भी होंगे क्या क्या? पॉजिटिव चार्ज होंगे और निगेटिव चार्ज होंगे। ऐसे होंगे, है ना। पॉजिटिव भी होंगे, कहीं नाभिक में ऐसे कुछ अलग अलग बिखरा हुआ होगा। अब सोचते हैं इस पर थोड़ा सा और। देखो, इस परावैद्युत पदार्थ को दो भागों में बांट लिया गया हुआ है, दो भागों में, है ना। एक को बोला गया है कि ये ध्रुवीय है और दूसरा बोला गया है अध्रुवीय। ठीक है। तो लिखिएगा परावैद्युत पदार्थ के प्रकार। लिखिए परावैद्युत पदार्थ के प्रकार। लिखिएगा परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ध्रुवीय यानी कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, और सेकेंड होता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय, परावैद्युत और इसको बोलते हैं अध्रुवीय। परावैद्युत। अब सोचो, ध्रुवीय और अध्रुवीय नाम में इसका काम छुपा हुआ है ना। जो इसका नाम है ना उसी में इसका काम छुपा हुआ है। कैसे? देखते हैं ध्यान से। देखिए, मान लो मैंने एक परावैद्युत पदार्थ लिया और एक और दूसरा लिया, दो अलग अलग प्रकार का लिया। मैं दोनों के बारे में थोड़ा सा उसके इंटरनल बिहेवियर को दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होंगे? उसमें क्या होगा,
यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस। देखो ध्रुवीय जो होंगे उसमें क्या होगा, प्लस माइनस सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन अध्रुवीय जो होगा उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब उसमें प्लस माइनस एक साथ होंगे। क्या होंगे, प्लस माइनस एक साथ। फिर से एक और बना रहा हूँ पेयर इसका। ये आपस में इस प्रकार से होते हैं, एक क्लोज लूप बनाते हैं कि इसका है ना बिहेवियर जो है बाहर पता नहीं चले कि इसके अंदर में डायपोल बना हुआ है। लेकिन सोचिए क्या ये डायपोल बना हुआ है अंदर में, देख रहे हो डायपोल बना हुआ है। मतलब ध्रुवीय जो परावैद्युत पदार्थ होंगे उसमें पॉजिटिव और निगेटिव अलग अलग होंगे, जबकि अध्रुवीय में पॉजिटिव निगेटिव एक साथ होंगे। एक साथ को मैथमेटिकल एक टर्म है जिसको बोलते हैं कोइंसाइड करना, याद होगा मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर बोलेंगे उसी को, उसी का हिंदी ही होता है वहाँ पर भी संपाती। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वो हैं जिसमें धन और ऋण आवेश जो है संपाती नहीं होते हैं। देखो संपाती नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ नहीं है। लेकिन अध्रुवीय में ये संपाती होते हैं, है ना। अध्रुवीय में क्या होते हैं, संपाती होते हैं। अब देखो अगली बात, जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये क्या करता है, ये डायपोल बनाता है। और मतलब डायपोल जो बनाता है पहले भी बना हुआ था, लेकिन अब एक डायरेक्शन में आ जाता है, ऐसा कुछ। देखिए मान लिया जाए ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये, तो क्या होगा, मान लिया जाए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये दिया हुआ है, क्षेत्र की इंटेंसिटी ई है, तो क्या होगा, आप जानते हो प्लस जो है क्षेत्र की दिशा में, तो इधर प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। और ध्रुवीय को भी रखेंगे तो इसमें भी शुरू में तो नहीं था, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर, विद्युत क्षेत्र में जैसे ही रखोगे ये भी इसी प्रकार बिहेव करेगा, इसी प्रकार से अरेंज हो जाएगा, क्योंकि इस पर फील्ड की वजह से पॉजिटिव पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसीलिए ये बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करेगा जैसा पोलर कर रहा था। यहाँ देखो मैंने फील्ड बना दिया, तो आपको अंतर यदि पूछेगा तो यही सब आप बनाओगे। 3-4 अंतर लिखना होता है, 2 नंबर में पूछता है कभी कभी। तो चलिए ये हो गया विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, है ना। और यहाँ होगा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है, मतलब यहाँ भी हमने एक्सटर्नल जो है विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया हुआ है। ओके, यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, ना, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थिति है यहाँ पे दोनों केस में, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। देखिए बच्चों, अब मैं क्या कहने वाला हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे हम विद्युत क्षेत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, पोलर में पहले ही ये पोलर था, पहले ही पोल बना रखा था, लेकिन पोल इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा कि नेट डायपोल मोमेंट बाहर निकालेगा। मतलब डायपोल मोमेंट समझ रहे हो आप लोग। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र में रखेंगे इसको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, ये नेट डायपोल मोमेंट बनाएगा। ठीक है, ये जब नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं था, तो इस प्रकार से ये अरेंज रहता है, क्लोज लूप बनाता है कि नेट डायपोल मोमेंट बाहर में जीरो होता है। मतलब अंदर में भले ही छोटा छोटा करके हो, लेकिन एक वाला दूसरे की वजह से कट जाता है, जीरो हो जाता है इस केस में। ठीक है, और यहाँ पर तो पहले तो कुछ था ही नहीं, तो कह ही नहीं सकते हैं कि जीरो हुआ नहीं हुआ, लेकिन जीरो तो है ही यहाँ भी। बात रहा कि बाद में जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हो तो ये अरेंज हो जाता है और ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बाहर में प्रदर्शित करता है। लेकिन जैसे ही इसको हटाओगे विद्युत क्षेत्र को, जीरो हो जाएगा तुरंत, विद इन सेकेंड। तो हम अब जानने वाले हैं कि क्या होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, क्या होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ओके बच्चों, तो चलिए लिखते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा।
लिखिएगा, वैसे परावैद्युत पदार्थ, वैसे परावैद्युत पदार्थ जो, वैसे परावैद्युत पदार्थ जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हों, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, देख रहे हो, पहले ही डायपोल बना रहा है। और इसमें लिखिएगा, और ध्रुवीय में लिखिएगा, वैसे परावैद्युत पदार्थ जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं करते हों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं करते हों, क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो कर रहे, कुछ नहीं करता है, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर है। अब हमने जो आपको ये सब बताया है, इसलिए बताया कि आपको ध्रुवीय और अध्रुवीय में अंतर स्पष्ट कर पाओ। ठीक है ना, तो लिखिएगा, दोनों का एग्जाम्पल हम इसी में लिख लेंगे, जब अंतर करेंगे तो सब कुछ बढ़िया से डिटेल से कर लेंगे। तो लिखिएगा, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ तथा अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ तथा अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। लिख लिया, नंबर 1 दोनों का डिफिनीशन चलेगा जो लिखा हुआ है आपको। सेकेंड लिखिएगा, पहला में क्या, दोनों का डिफिनीशन, यहाँ से आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, वैसे मैंने पूरा समझा भी दिया है। सेकेंड में लिखिएगा, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में धन आवेश व ऋण आवेश का केंद्र संपाती नहीं होता है। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है, दोनों अलग अलग है, देख रहे हो? ओके। और लिखिएगा, अध्रुवीय में, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में धनावेश तथा ऋण आवेश का केंद्र, धन आवेश तथा ऋण आवेश का केंद्र संपाती होता है। ओके, अगली बात लिखिएगा, ये वाला डायग्राम ध्रुवीय में ये बनाइएगा और ध्रुवीय में ये बनाइएगा। ठीक है, और उसके नीचे लिखना है, ये डायग्राम बनाने के बाद नीचे में लिखिएगा, अब एक ही नंबर चल रहा है, मतलब तीसरा नंबर ही यही है, डायग्राम के नीचे लिखना भी है। लिखिएगा, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, और अध्रुवीय में कोई विद्युत द्विध्रुव बन ही नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ तो जीरो होगा ही होगा। ये डायग्राम बना के लिखिएगा, लिखिएगा, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं करते हैं। ओके ना? ओके, अगली बात यानी कि 4th नंबर चलेगा, और ये डायग्राम बनाइएगा, 4th नंबर, ये डायग्राम दोनों ध्रुवीय में ये और ध्रुवीय में ये बना करके लिखिएगा, बना करके लिखिएगा, ध्रुवीय में और अध्रुवीय में। डायग्राम ध्रुवीय में ये रहेगा और ध्रुवीय में ये रहेगा। ध्रुवीय में लिखिएगा, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि कुल द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बाहर निकलता है। नेट आपको फील होगा कि हाँ ये इतना इसका डायपोल मोमेंट हो गया। और इसमें भी लिखिएगा, इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय पदार्थ भी कुल द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं, परंतु विद्युत क्षेत्र हटाते ही इनका द्विध्रुव आघूर्ण शीघ्रता से शून्य हो जाता है, मतलब तुरंत शून्य हो जाता है, ज़ीरो, तुरंत गायब। ठीक है, चलिए, वेरी गुड।
अब हम जानेंगे पोलराइजेशन। क्या जानेंगे? पोलराइजेशन। लिखिएगा ध्रुवन, लिखिए ध्रुवन, पोलराइजेशन। डिवीजन लिखते हैं। देखो ध्रुवन है क्या? तो जब किसी विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये कोई परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ है ये, इसको विद्युत क्षेत्र में रखा गया। मान लो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है, ये है विद्युत क्षेत्र। ये मान लो विद्युत क्षेत्र की दिशा है। जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र यहाँ पर अप्लाई किया तो क्या होगा? इसके अंदर में जो पॉजिटिव होगा जो भी, वो हो जाएगा क्षेत्र की दिशा में, यानी इस ओर जा कर के व्यवस्थित हो जाएगा, और जो निगेटिव होगा वो इस ओर व्यवस्थित हो जाएगा। तो इसी घटना को हम ध्रुवन कहते हैं। मतलब ध्रुव का निर्माण होना, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल का जो निर्माण होना होता है उसे ही हम ध्रुवन कहते हैं। सिंपल। तो क्या हो गया इसकी डिफिनीशन पोलराइजेशन का? बोलिए तो। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, समझिएगा ध्यान से, बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र हमने जैसे ही अप्लाई किया, उसकी उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ के धन आवेश का विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में व्यवस्थित होने की घटना को हम क्या बोलते हैं? ध्रुवन कहते हैं। लिखिएगा डिफिनीशन, लिखिएगा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धन आवेश का विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में व्यवस्थित होने की, ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में व्यवस्थित होने की घटना को ध्रुवन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ध्रुवन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम जानने वाले हैं आगे की बात। देखो, अब मान लिया जाए विद्युत क्षेत्र का जो मान है उसको बढ़ाते जाओ, खूब बढ़ाओ, इंक्रीज कर रहे हैं, ई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ाते एक ऐसी वैल्यू आएगी, एक ऐसा मान आएगा जहाँ पर यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर इतना ज़्यादा निगेटिव आ जाए कि ये इसको तोड़ देगा, यानी कि ये परावैद्युत पदार्थ टूट जाएगा, है ना? टूट जाएगा तो क्या होगा? जैसे परावैद्युत पदार्थ का क्या होता है, वो क्या चाहता है कि आवेश का प्रवाह नहीं हो, विद्युत का प्रवाह नहीं हो, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक करेगा, टूटेगा, वैसे ही विद्युत का प्रवाह शुरू हो जाएगा। इस घटना को हम बोलते हैं परावैद्युत भंजन, है ना? क्या बोलते हैं? परावैद्युत भंजन, या सिर्फ भंजन भी कह सकते हो। ठीक है। अब दूसरी बात क्या होती है कि वह अधिकतम मान जहाँ तक ये ना टूटे, मतलब इतना कर दिए जहाँ पर जस्ट टूटने वाला था, उससे पहले की जो वैल्यू होगी उसको बोलेंगे परावैद्युत सामर्थ्य। क्या बोलेंगे? परावैद्युत सामर्थ्य। दो टर्म आए, परावैद्युत भंजन और परावैद्युत सामर्थ्य। तो लिखिएगा, सबसे पहले लिखते हैं परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत, ये सब बिहार बोर्ड ने कई बार पूछा है, परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके बच्चों, तो क्या लिखा? इसका डिफिनीशन में लिखना है, लिखिए। तो परावैद्युत सामर्थ्य की डिफिनीशन लिखते हैं, लिखिएगा विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान, विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिस पर कोई पदार्थ बिना भंजित हुए रह सकता हो, बिना भंजित हुए रह सकता हो, परावैद्युत सामर्थ्य
परावैद्युत सामर्थ्य या इसी को परावैद्युत शक्ति भी कहते हैं, है ना। लिखिएगा परावैद्युत सामर्थ्य या परावैद्युत शक्ति कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य या परावैद्युत शक्ति कहते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट लिखते हैं परावैद्युत भंजन। लिखिएगा परावैद्युत भंजन। लिखिएगा परावैद्युत भंजन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। लिखिएगा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, परावैद्युत भंजन। लिखते हैं डिफिनीशन इसका। लिखिए विद्युत क्षेत्र, लिखिएगा अत्यधिक प्रबल विद्युत क्षेत्र में, अत्यधिक प्रबल विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ का चालक पदार्थ की तरह व्यवहार करने की घटना को परावैद्युत भंजन कहते हैं, परावैद्युत भंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, भाई जैसे ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे वैसे ही क्या हो जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। मतलब इसके जो बीच में बॉन्डेशन है जिसकी वजह से ये अपने इस मटेरियल से बाहर ना निगेटिव जा पा रहा है ना पॉजिटिव इससे बाहर जा पा रहा है, वो टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत भंजन बोलते हैं। ओके बच्चों, गुड। तो इसको भी छाप लीजिए आप, इसको सिर्फ भंजन भी कहते हैं, है ना, इसको सिर्फ भंजन भी कहते हैं। तो दोनों एक ही बात है, परावैद्युत भंजन कहो या सिर्फ भंजन कहो। ठीक है ना भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं और हमारा अब कैपेसिटर का लास्ट टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है वान डी ग्राफ जनरेटर। चलिए जानते हैं क्या है ये वान डी ग्राफ जनरेटर। देखो हेडिंग डाल लें, वान डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, वान डी ग्राफ जनरेटर क्या है ये समझते हैं। देखो ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये क्या क्या कॉन्सेप्ट है? क्या क्या कॉन्सेप्ट है? एक ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा कि मान लो एक गोला है, उसके भीतर दूसरा गोला है, समझिएगा। यदि मैंने इसे आवेशित कर दिया तो बताइए, यदि इसके भीतर दूसरा खोखला गोला पड़ा हुआ है, ये खोखला गोला, इसके भीतर दूसरा खोखला गोला, अब बताओ तो क्या दूसरा खोखला गोला पहले खोखले गोले के भीतर है और इस पहले खोखले गोले की वजह से दूसरे खोखले गोले पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि खोखला गोला के भीतर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0। हमेशा खोखले गोले के भीतर कभी विद्युत क्षेत्र नहीं होता, आपको मैंने बता रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अच्छा, इसको भी आवेशित मैंने कर दिया, ठीक है, इसको भी मैंने क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। तो ये पॉजिटिव और इस पॉजिटिव में क्या होगा? विकर्षण होगा। अच्छा, इन दोनों के कारण या फिर बाहर में जो भी चार्ज है उसके कारण इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके ना। अब होगा क्या, जैसे मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा इस बाहरी गोले से, वैसे ही यहाँ का जितना भी आवेश है खड़ाक से ऊपर के चला जाएगा, ये गायब, और सब कहाँ चला गया? बाहरी गोले पर चला गया। ऐसा क्यों? चाहे बाहर में कितना भी आवेश क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना हो, क्योंकि कितना भी होगा उसके कारण अंदर में कोई फील्ड भी नहीं होगा, और कोई फील्ड अंदर में है नहीं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सोचेगा बाहर में कुछ नहीं है। जैसे ही आप जोड़ोगे तो आप जानते हो पॉजिटिव पॉजिटिव में विकर्षण होता है, तो इस विकर्षण के कारण ये बाहर जाना चाहेगा। ऐसे कर करके ये पूरा आवेश कहाँ चला जाएगा? बाहरी वाले गोले पर चला जाएगा। ओके ना बच्चों, ठीक है ना। हाँ, अब सोचते हैं ये वाला एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लिया जाए गोला ही है,
और मैंने गोला में एक कहीं जगह पर थोड़ा सा ऐसा शार्प बना दिया है, देखो ध्यान से, ऐसा बना दिया है। अब क्या होगा, पॉजिटिव तो यहाँ भी है, अधिकतम दूरी होने की वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा मात्रा में, इसके रिस्पेक्ट में, सॉरी और जगह के रिस्पेक्ट में ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब सोचिए ऐसा होने का वजह सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसका वजह यह है कि यहाँ से ज़्यादा दूरी यहाँ पर हो गई, जिसकी वजह से ये क्या चाहेगा, पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पर जाकर के अरेंज होना चाहेगा, जिस वजह से जहाँ ज़्यादा दूरी है वहाँ चला जाएगा। और जो शार्प एज होता है, तीक्ष्ण किनारा होता है, वह रिस्पेक्टिवली ज़्यादा डिस्टेंस पर रहता है ना। इसीलिए इसी वजह से यहाँ का डेंसिटी जो है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो है, या यहाँ पर चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द गोला। आप जानते हो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बट्टा एरिया होता है ना, क्यू बट्टा एरिया। अब सोचो जरा, क्यू बट्टा एरिया होता है सिग्मा बराबर, अब जितना कम एरिया होगा, नीचे की वैल्यू जितनी कम, क्या उतना सिग्मा ज़्यादा। तो सोचो ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा है और ये एरिया क्या है, बहुत कम है। तो इन दोनों वजहों से आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। इस वजह से जो शार्प एज होता है, शार्प जो किनारा होता है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो ये होता है, इसका विद्युत क्षेत्र का घनत्व जो होता है, विद्युत आवेश का घनत्व जो होता है, वो क्या होता है, बहुत 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 ज़्यादा होता है। क्लियर है। ये छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं का प्रयोग करके अब हम वेन डी ग्राफ जनरेटर को खूब अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। तो हम जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं अब हम, वेन डी ग्राफ जनरेटर। देखिए क्या होता है वेन डी ग्राफ जनरेटर। बिहार बोर्ड का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सा, सीबीएसई में भी इम्पोर्टेंट है ये। कैसे मैं बना रहा हूँ वो देखना ध्यान से। चलिए, ये पुल्ली P1 है, पुल्ली P2 है। ये स्टैंड है और कुछ भी नहीं है, कुचालक का स्टैंड बना हुआ है ये। अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने दो कंघे लगाए। कंघा समझते हो, वही जिसे आप बाल संवारते हो। पहले कंघे का नाम है C1 कॉम्ब, और दूसरा यहाँ पर लगाया मैंने। ये है हमारा C2 कॉम्ब 2। इसको मैंने क्या कर दिया है, इससे जोड़ दिया है गोला से। और समझिएगा ध्यान से, ये जो कंघा नंबर 1 है, इसको मैंने सोर्स से जोड़ दिया, हाई पोटेंशियल सोर्स से। बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल रहा होगा, हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहा होगा, उससे मैंने इसको जोड़ दिया। ओके बच्चों। अच्छा, अब जोड़ दिया तो क्या हो गया, यहाँ पर ये जो पुल्ली P1 है, ये मोटर से लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक मोटर से। जो मैं चलाऊंगा तो पुल्ली घूमेगा। ये S क्या है, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल सोर्स, हाई पोटेंशियल, ठीक है, सोर्स, हाई पोटेंशियल सोर्स। अब सोचो, जब मैं इस मोटर को स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ से ये जो बेल्ट है, इसको ये बेल्ट है, कुचालक बेल्ट, कुचालक है मतलब नॉन कंडक्टर, कुचालक है ये, कुचालक बेल्ट। ध्यान से बच्चों, कुचालक बेल्ट है ये।
अब क्या होगा, जैसे ही मैं मोटर स्टार्ट करूँगा तो बेल्ट वाला ये वाला सिरा ऊपर की ओर जाने लग जाएगा और ऐसे घूम करके नीचे आएगा। ध्यान से बच्चों समझना क्या हो रहा है यहाँ पे। अब सोचो, जैसे ये वाला सिरा यहाँ पर है, ये हाई पोटेंशियल सोर्स से जुड़ा हुआ है पॉजिटिव पोटेंशियल से, मतलब यहाँ पर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इस चार्ज होने की वजह से क्या हो गया कि कंघे के ये शार्प जो एज हैं, कंघा का जो किनारा है, जमते हो कंघा का किनारा बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, तो क्या यहाँ वहाँ पर उस तीक्ष्ण किनारे पर बहुत ज़्यादा हाई चार्ज का डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा, डेंसिटी रहेगा ना। अभी हमने जाना कि तीक्ष्ण किनारे पर ज़्यादा होता है चार्ज, तो चार्ज ज़्यादा हो गया। वो चार्ज किसके पास चला गया, इस बेल्ट के पास चला गया। अब बेल्ट ने ये चार्ज लिया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और कहाँ पहुँच गया, यहाँ जैसे ही पहुँचा, यहाँ पर दूसरा कंघा लगा हुआ है। इस कंघे ने क्या किया, इसके चार्ज को ले लिया। किस कंघे ने, इसने, चूँकि सटा हुआ है ये भी। अच्छा, ये इस घटना को थोड़ा सा और समझते हैं। हो क्या रहा है कि इस कंघे पर पॉजिटिव चार्ज है, चूँकि मैंने इसको हाई पोटेंशियल पॉजिटिव सोर्स से जोड़ दिया है। समझिएगा ध्यान से। अब क्या हुआ, कंघा तो न्यूट्रल है, ये जो है हमारा बेल्ट ये तो न्यूट्रल है, और कुचालक का रबर का बना हुआ है, रबर का बेल्ट है ये, तो रबर का बना हुआ है यहाँ पर। अब ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, रबर का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इस पर आ गया। रबर में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होंगे तो उसका पॉजिटिव वाला यहीं रह गया, लेकिन निगेटिव कहाँ चला गया, इसके पास। अब निगेटिव जैसे ही इसके पास गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, तो इस पर क्या बच गया, वहीं पर प्रोटॉन, और वही प्रोटॉन यहाँ गया। अब ये प्रोटॉन जब यहाँ गया तो उसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को खुद ले लिया, न्यूट्रल होने के लिए ले लिया ना, न्यूट्रल होने के लिए ले लिया। अब जैसे ही लिया तो इस पर आ गया पॉजिटिव, और वही पॉजिटिव इस पर फैल गया। ठीक है, ये वास्तव में हो रहा है, लेकिन हमने क्या मानना है कि पॉजिटिव ही घूम रहा है। क्योंकि आपको मैं आगे बताऊंगा कि शुरू में वैज्ञानिकों ने माना था कि पॉजिटिव घूमता है, बाद में पता चला नहीं, पॉजिटिव नहीं चलता है, चलता है कौन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन सारा का सारा फॉर्मूला गलत नहीं हो, इसके लिए क्या मान लिया गया कि पॉजिटिव चार्ज ही चलता है। तो उसी कॉन्सेप्ट चलते हैं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, समझिए ध्यान से। यही वाला फंडा आपको सोचना भी है। रियलिटी मैंने बता दिया कि क्या हो रहा है, लेकिन सोचना क्या है और समझना क्या है वो समझिए। कि इसके पास ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज सोर्स से मैंने जोड़ दिया है। वो क्या किया, इसको दिया पॉजिटिव चार्ज इसके पास से बेल्ट पर गया, और बेल्ट घूम रहा था, घूम करके यहाँ पहुँच गया, यहाँ से इस कंघे ने ले लिया और लेकर के कहाँ फेंक दिया, इस पूरे के पूरे स्फीयर पर। ये काम बार बार होता है, मतलब स्टार्ट रहता है बेल्ट का घूमना, चूँकि मोटर मैंने चालू कर दिया है, बंद नहीं करना है मोटर को, बहुत देर तक चलता रहेगा, और धीरे धीरे इस पर क्या होगा, चार्ज बढ़ता चला जाएगा। बढ़ते एक ऐसा समय आएगा कि इस पर कई लाख वोल्ट, 10 लाख वोल्ट तक का विभवांतर आ जाता है, 10 लाख वोल्ट इस स्फीयर पर। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, इसकी खोज जो है किसने किया था, भांडी नामक वैज्ञानिक ने। इसीलिए उसकी आत्मा की शांति के लिए इसका नाम रख दिया गया वान डी ग्राफ जनरेटर। क्या नाम रख दिया गया, वान डी ग्राफ जनरेटर। ओके बच्चों, ओके, या ध्यान से देखिए, इसको बाहर से घेर दिया जाता है और इसको अर्थिंग कर दिया जाता है। अब अर्थिंग क्यों किया जाता है, इसका भी बहुत सारा रीज़न है, 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये कि अर्थिंग कर देंगे तो हमें शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं रहेगा, और सेकेंड रीज़न कि जैसे ही अर्थिंग करोगे तो धरती से जोड़ोगे इसको, तो क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो पॉजिटिव को यहाँ बोलेगा कि भाई रुका रह तू आराम से, वरना पॉजिटिव भागना चाहेगा। तो इसको रोकने के लिए अर्थिंग कर दिया जाता है, ताकि इस निगेटिव को रोकता भी, पॉजिटिव को रोकता भी है, और सेकेंड क्या है, हमें खतरा से बचाता है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल है, यदि इसको अर्थिंग नहीं करेंगे तो इस पर भी बहुत ज़्यादा आवेश आ जाएगा, और उस आवेश की वजह से हमें झटका लग सकता है। समझ रहे हो ना बात को, गुड। तो हमने जान लिया इसका पूरा का पूरा कैसा कैसा काम है। आपने यहाँ से क्या समझा कि क्या है ये वान डी ग्राफ जनरेटर, बोलो तो क्या है। तो ये एक विद्युत यंत्र है जो क्या करता है, कई लाख वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न करता है। ठीक है ना, तो डिफिनेशन लिखते हैं इसका, लिखेगा वैसा विद्युत यंत्र, लिखेगा वैसा विद्युत यंत्र जो कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता हो, वान डी ग्राफ जनरेटर कहलाता है। वान डी ग्राफ जनरेटर कहलाता है। लिख लिया, सिद्धांत लिखिएगा,
इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो वही जो शुरू में दो बातें मैंने बताई थी, एक खोखले गोले के भीतर जो भी दूसरा गोला है उसका सारा आवेश बाहर चला जाता है, दूसरा क्या है कि किसी भी पदार्थ के शार्प एज पर यानी कि तीक्ष्ण किनारे पर ज़्यादा आवेश रहता है। तो लिखिएगा यह पदार्थ के तीक्ष्ण किनारे पर आवेश घनत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश घनत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, अब लिखिएगा, रचना लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन इसका कैसे हुआ है। तो रचना लिखिएगा, लिखिए वान डी ग्राफ जनरेटर दो पुल्ली P1, P2, दो कंघा C1, C2, एक कुचालक रबर का बेल्ट, खोखला गोला विद्युत मोटर को चित्रानुसार व्यवस्थित करके बनाया जाता है। लिख लिया? अब लिखो क्रियाविधि, लिखिएगा कंघा C1 को उच्च वोल्टता वाले स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा मोटर को चालू किया जाता है। मोटर के घूमने से पुल्ली P1, P2 पर लगा बेल्ट घूमने लगता है। आवेश के स्रोत से जुड़े होने के कारण कंघा C1 आवेश को बेल्ट पर रोपित कर देता है तथा आवेश बेल्ट से घूमता हुआ C2 के पास संग्रहित हो जाता है। पुनः C2 आवेश को गोले पर वितरित कर देता है। यह प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। फलस्वरूप खोखले गोले पर विभवांतर बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है भाई? क्योंकि इस पर आवेश बढ़ रहा है, इसीलिए। ठीक है, सही है। कुछ समय पश्चात खोखले गोले पर लाखों वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है। खोखले गोले पर लाखों वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, रचना के बाद जहाँ लिखा था वहीं पर इस डायग्राम को बनाना है। रचना जहाँ लिखे है ना उसके नीचे अपना डायग्राम बना लीजिएगा। चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं जहाँ पर, वहीं पर चित्र बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे इसका क्या है यूज, इसका उपयोग कहाँ हम करते हैं, कैसे करते हैं, वो अब जानना है हमें। ठीक है बच्चों, तो लिखिएगा वान डी ग्राफ जनरेटर के उपयोग। लिखिए वान डी ग्राफ जनरेटर के उपयोग, लिखिएगा इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं को शुरू करने के लिए किया जाता है।
अगला, इसका उपयोग कैंसर पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए किया जाता है। अगला, इसका उपयोग एक्सरे उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसकी कमियां, वान डी ग्राफ जनरेटर की कमियां लिखेगा अत्यधिक बड़ा आकार होने के कारण इसके स्थानांतरण में बहुत कठिनाई होती है। दूसरा, उच्च वोल्टता होने के कारण यह खतरनाक है, ठीक है ना। एक बार यदि झटका लिया तो आत्मा का परमात्मा से मिलन बिल्कुल तय है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, ठीक है बच्चों। तो आपने ये जाना कि कैसे वान डी ग्राफ जनरेटर काम करता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका ये अध्याय निपट गया। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट एपिसोड में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।